हाँ अभी अभी वो अपलोड होता है तो मैं आपको देती हूँ। शुरू करते हैं क्लास। कैसे हो सारे? आज आ जाओ सारे, अपना क्या कहते हैं, अटेंडेंस पे आ जाओ। मैंने स्टार्ट नहीं किया, रुकैया नूर थोड़ा सा सब्र कर बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो क्लास शुरू करें। ओके। ये अपेंडिसाइटिस हमने पढ़ लिया था, लेकिन हमारा कुछ ऐसा रहता था, सो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको फिनिश करें। ठीक हो गया? हमने सुबह उसको क्या कहते हैं, क्या था हमारा टॉपिक? 9 बजे जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको हमने फिनिश किया। क्या था ये अपना? देखो गुम हो गया। नो, कोरेक्टल हमने पढ़ा था, कोरेक्टल कैंसर, उसको फिनिश किया। अब हम अक्यूट अपेंडिसाइटिस को खत्म करते हैं, ठीक है? अक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या था हमने देख लिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग है ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दैट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट है, ठीक है? सो अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए तो सर्जिकल सबसे बड़ा, सबसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। मैकबर्निस पॉइंट पर आपका अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक हो गया? फिर हमने उसके थोड़ी सी वेरिएशंस देखी थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था सर्जिकल एनाटमी पोजीशन थी कि उसको किस पोजीशन में उसका सर्जरी हो सकती है। फिजियोलॉजी में हमने देखा था कि फार फ्रॉम बीइंग यूजलेस, फार फ्रॉम बीइंग यूजलेस लोग समझते हैं ऐसे ही बेचारा गरीब सा ऑर्गन है, इसको निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड इनफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो छुप के बैठे होते हैं उस वक्त के लिए, जब जरूरत पड़ने पर ये बाहर आ जाते हैं और एक कॉलोनीज बना लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो डिजीज है उसके खिलाफ वो अटैक कर सकें। इंसिडेंट्स में हमने देखा था कि औरतों में ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के, ठीक है? और इसके अंदर की वो बात बीच में ही रह गई। ओके, ये अपेंडिसाइटिस का जो ये पेज है, इसके अंदर आपके पास सब कुछ तकरीबन पाया जाता है, ठीक है? पीक इंसिडेंस जो है वो 10 से 12 साल में होता है। इसका पीक इंसिडेंस है, ज्यादातर बच्चों में उस वक्त हो जाता है। बिगिन एज डल, शुरू कैसे होता है? कोई डल पेन है, स्टेडी पेन उसको उस वक्त होता है। स्टेडी पेन जो है वो होता है उसके पेरियम्बराइकल एरिया पे, और प्रोग्रेस करता है ओवर 4 to 6 आवर्स में, ठीक है? लोकलाइज्ड होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। साइन सिम्टम्स में हमने देखा कि लो ग्रेड फीवर है, नोजिया है, और एनोरेक्सिया जो है कॉमन साइन सिम्टम्स में आ जाते हैं। उसकी जो सडन पेन रिलीव अगर हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो इंडिकेट करता है रप्चर ऑफ अपेंडिक्स का, ठीक है? ये उसका अगर बहुत सीवियर पेन हो रही है, और ये बॉल जो दिखा रहे हैं ये रिबाउंडिंग
आप बॉल को उछालते हैं, बॉल वापस ऊपर आता है। तो इसी तरीके से जो रिबाउंडिंग पेन है वो क्या होता है कि आप प्रेस करते हैं और जब छोड़ते हैं हाथ को तो क्या है कि एक उस वक्त आपको ज्यादा पेन होती है। दैट्स द टिपिकल साइन ऑफ अपेंडिक्स का। ठीक है, अगर सडन रिलीफ मिल जाए तो इसका मतलब है अपेंडिक्स जो है वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। रप्चर होने के बाद हम देख सकते हैं कि पेरिटोनाइटिस के चांसेस, इट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस। डायग्नोसिस में हम देखते हैं क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, जिसके अंदर WBC हाई है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी हो जाती है और क्या कहते हैं उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ जाती है। उसका जो टिपिकल उन्होंने बात बताई है रिबाउंड पेन की या टेंडरनेस की एट मैकबर्निस पॉइंट पर आपको उसकी रिबाउंडिंग पेन और टेंडरनेस फील होगी। टेंडरनेस टच टू पेन है, हो गया। सो ये इसके अंदर हमने सारी समरी एक जगह पे कर ली है। इटियोलॉजी भी हमने देख लिया, इसको भी हमने देख लिया था, इसको भी देख लिया था, और हम देख रहे थे ये भी हमने देख लिया था। साइन सिम्टम्स भी हमने देख लिया, और क्या था, ऑब्चुरेटिव साइंस भी हमने देख लिया, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी ऑलमोस्ट हमने देख ली थी। इमेजिंग स्टडीज में ग्रेडेड कंप्रेशन सोनोग्राफी हैज बीन सजेस्टेड as an accurate way to establish the diagnosis of appendicitis। अब इमेज से निकला, ठीक है, और वहां उसकी स्टडी में जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो आपके पास एक इमेज आ जाती है। ठीक है, सोनोग्राफी की एक मशीन पे उसकी इमेज आ जाती है, और इस इमेज के अंदर आपको सब कुछ यू कैन मेजर द अपेंडिक्स, यू कैन उसकी हाइट वेट उसका देख सकते, वेट तो नहीं लेकिन हाइट और वेट आप उसका देख सकते हैं। ठीक है, और फिर दिस टेक्निक इज इनएक्सपेंसिव, यानी कितनी ज्यादा नहीं है, कैन बी परफॉर्म्ड रैपिडली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन और ये जल्दी से हो जाती है। डज नॉट रिक्वायर अ कांस्टेंट मीडियम एंड कैन बी यूज्ड इवन इन प्रेग्नेंट पेशेंट। सो उसने कहा कि ये डज नॉट रिक्वायर एनी कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने बेरियम मील में कंट्रास्ट सेंड करते हैं, दूसरे कामों में हम सेंड करते हैं, तो इसमें आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी डायग्नोस जो है आप एक क्या कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी में भी कर सकते हैं। सोनोग्राफिकली द अपेंडिक्स इज आइडेंटिफाइड एज अ ब्लाइंड ending non-peristaltic bowel loop originating from the cecum। सीकम से एक छोटा सा वो लूप जो है वो ओरिजिनेट होता है। बाकी उसने कहा है कि अपेंडिक्स जब हम देखते हैं तो एक ब्लाइंड एंडिंग है, आप तुक्का मारते हो कि ये हो सकता है क्योंकि ये सीकम के बिल्कुल कॉर्नर पे पाया जाता है। ओके, तो ये स्केल है डायग्नोस्टिक स्केल फॉर अपेंडिसाइटिस। सिम्टम्स में हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ पेन, यानी कि पेरी अम्बिलिकल से वो राइट लोअर क्वाड्रेंट को माइग्रेट करता है, भूख नहीं लगती, नोजिया और वोमिटिंग है। ठीक है, साइंस में हमने देखा कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस है, रिबाउंडिंग है, और उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टेम्परेचर भी हाई होता है। एंड देन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम देखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस है और लेफ्ट शिफ्टिंग इन ल्यूकोसाइट काउंट, ये उसका उन्होंने बताया कि लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या है। अपेंडिसाइल रप्चर ये हमने पढ़ लिया था। ओके, ट्रीटमेंट बेटा ये हमने पढ़ लिया था। अपेंडिकल रप्चर अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्टल टू द point of luminal obstruction along with the antiemetic border,
mesenteric border of the appendix. Rupture should be suspected in the presence of fever with a high temperature, more than 39 degree, यानी कि 102, and white blood count cell is more than 18,000 cell per cubic millimeter. ठीक है, ये उन्होंने बताया कि अगर रप्चर हो जाता है, ठीक है, ये उन्होंने एज वाइज बताया हुआ है, लेकिन ये वाला यहाँ से अपेंडिकल जब अगर रप्चर हो जाए, वैल्यू का क्या मतलब है, कहाँ है वैल्यू, किधर था, पत्नी किस वक्त पूछा तूने, पता नहीं कहाँ था। ओके, बेटा उसको खोल के देख लो, अब अपेंडिक्स में उसने किस बात को कहा लिखा था। अब अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है, अपेंडिकल रप्चर अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली distal to the point of luminal obstruction along with the anti-mesenteric border of the इसने बताया कि जो रप्चर हो रहा है वो किस साइड पर हो रहा है, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह, जो ल्यूमन है उसका जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसकी वजह से वो रप्चर हो सकता है। अब जब रप्चर हो जाता है तो उसमें उन्होंने कहा रप्चर शुड बी सस्पेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ फीवर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टेम्परेचर, हाई ग्रेड फीवर, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई ग्रेड फीवर और ये रिबाउंडिंग पेन और इसका जो ब्लड काउंट है WBC, ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको एकदम बता देती हैं कि पेशेंट जो है वो अपेंडिक्स का है। ठीक है, अगर आप उसकी वो वाइटल साइन तो लेना ही है, ये जो है लैब रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ आपने लैब रिपोर्ट में अगर WBC हाई है तो हमने देखा यहाँ पे मोर देन 18,000, 5 to 10,000 नॉर्मल है, 18,000 से भी ज्यादा अगर चली गई है तो आपको पता है WBC काउंट ज्यादा है। 102 फीवर से भी ज्यादा फीवर हो रहा है, 103, 104 टेम्परेचर जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फीवर भी बहुत हाई है। दूसरा वॉमिटिंग भी है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें नोजिया वॉमिटिंग भी मौजूद है, और हम देख सकते हैं कि अंदर जो रिबाउंडिंग पेन है उसको जब आप देखते हैं तो आपका शक बिल्कुल दूर हो जाता है कि ये आपका पेशेंट जो है अपेंडिक्स का है। अब हाथ लगाने से अगर टेंडरनेस मौजूद है और पेशेंट अभी तक पेन में है, इसका मतलब है कि पेशेंट का जो अपेंडिक्स है वो अभी फटा नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसका वो जो इतना पेन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, पेशेंट कहे कि नहीं अब नहीं दर्द हो रहा, तो फिर आप कह सकते हो कि हो सकता है कि उसका जो अपेंडिक्स है वो, मैम पीछे तो लो ग्रेड फीवर, बेटा यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो अपेंडिक्स जो के फंस गई है उसमें क्या हो गया है, उसको वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो गई है, इन्फ्लेम होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि फीवर होना शुरू हो जाता है। इस अपेंडिसाइटिस में अगर जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है, फटने वाला हो रहा है, तो उस वक्त उसका फीवर भी उसी तरह से बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब बहुत हाई हो जाएगा तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप अगर चेक करो तो उसका WBC काउंट भी ज्यादा है, हो सकता है पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग भी हो रही हो, और अगर इसी दौरान में अगर उसको आराम आ जाता है एकदम बगैर कुछ किए, तो आप कह सकते हो कि उसका जो अपेंडिक्स है वो क्या हो गया, रप्चर हो गया।
अब जब वो रप्चर हो गया है तो इसका मतलब है कि अब वो इट विल लीड टूवर्ड पेरिटोनाइटिस। ठीक हो गया कि जितना उसके अंदर उसके कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया, ठीक है, वो सारे जो है जाके पेट में फैल जाते हैं। Once the decision to operate for presumed acute appendicitis has been made, the patient should be prepared for operating room. अब जब आप लोगों ने तैयार कर लिया है कि भी इसका ऑपरेशन होना है, अपेंडिक्स इसकी निकालनी है, तो फिर आपको पेशेंट को तैयार करना है ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो क्या कहते हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, उसको आपने बराबर करना है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक पल्मोनरी एंड रीनल कंडीशन शुड बी एड्रेस्ड, यानी कि आपको देखना है उसका कार्डियक प्रॉब्लम देखना है, उसका रीनल प्रॉब्लम देखना है, आपने उसका लंग्स प्रॉब्लम देखना है और उनको आपने ऑपरेशन से पहले ठीक करना है। A large meta-analysis has demonstrated the efficiency of pre-operative antibiotic in lowering the infection complication in appendicitis. अब जो ज़्यादातर उन्होंने देखा कि अगर हम प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का कुछ लोड कम होता है और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं अपेंडिक्स की, ये होने से बचत हो जाती है। मोस्ट सर्जन रूटीनली एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, ज़्यादातर सर्जन जो है वो रूटीन में अपने पेशेंट्स के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं विद सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस टू ऑल पेशेंट विद सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, उन सब मरीजों के साथ जिसको वो सस्पेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है इन्फेक्शन, तो वो उन पेशेंट्स के क्या कर देते हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा था 12? हो गया, ठीक हो गया। ये देखो, ओपन अपेंडेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ओपन अपेंडेक्टमी में थोड़ा सा इंसिजन दिया, और इंसिजन कहाँ दिया, मैकबर्नीज पॉइंट पे उन्होंने इंसिजन दिया, और इंसिजन में उन्होंने उसकी दुम पकड़ ली, ठीक है, सीकम की दुम पकड़ी और वहां से उसकी दुम काट दी, सिलाई मार के, फिर उसके बाद सर्जरी हो गई। अब ये मैकबर्नीज पॉइंट में जो आप लेप्रोस्कोपिक कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, धुनी से ये स्कोप अंदर जाता है और अंदर जाके इसके अंदर जो अपेंडिक्स है उसको ये इस तरीके से एक्सरसाइज करके तो उधरी कॉटरी कर देते हैं और यहाँ से उसको उठा के बाहर करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक हमेशा आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से अंदर जाता है, ठीक है, ये प्रोब जो है आपके उसके अंदर जाता है, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो और फिर वो वहाँ से उसको कट करके उसकी बायोप्सी लेके फाड़ कर देते हैं। ओपन अपेंडेक्टमी, most surgeons use either McBurney's oblique, Rocky-Davis transverse, right lower quadrant। कुछ लोग हैं जो कि क्या करते हैं, मैकबर्नी पॉइंट पे हॉकी स्टिक का एक क्या कहते हैं इंसिजन दे देते हैं जो कि ऑब्लिक होता है, ठीक है। रॉकी डेवस इंसिजन जो है वो आपका किस तरीके से है, राइट ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स, वो बिल्कुल ट्रांसवर्स करते हैं ताकि उसके जो मसल स्प्लिटिंग इंसिजन है
वो सस्पेक्ट करे अपेंडिसाइटिस को, राइट। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा करके वो लोग इंसिजन देते हैं तो वो कहते होंगे, देखने वाला कहता होगा इसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। तो अगर आप ट्रांसवर्स करते हो तो इससे पता लग जाता है कि आपने अपेंडिक्स कर दिया। This incision should be centered over either the point of maximal tenderness or palpable mass. अब इंसिजन जो है वो उस सूरत में आप देंगे कि अगर आपने हल्का सा दबाया और आपको मोटा सा नजर आ रहा है अपेंडिक्स, तो आप देखते हो कि ये थोड़ा सा सख्त है। तो आप जब उसको हाथ लगा के देखते हो तो वो इंसिजन में या तो वो आपको नजर आता है suspected should be centered over the either point of maximal या फिर palpable mass आपको फील होगा। और जब इंसिजन देंगे, oblique देंगे या फिर रॉकी टेबल्स देंगे मैकबर्नीस पॉइंट पे। लेप्रोस्कोपिक में क्या करोगे? लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी यूजुअली रिक्वायर द यूज ऑफ 3 पोर्स, ठीक है, 4 हिस्सों में। 4 ports may occasionally be necessary to mobilize a retrocele appendix. अब इसमें क्या होता है कि ये 2 किस्म के यूज कर रहे हैं ना, 3 पार्ट उन्होंने कर दिए। उसमें से एक तो वो जो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी है वो यूज करती है, तीनों हिस्से इस्तेमाल करती है, ठीक है। 4 ports may be occasionally be necessary to mobilize the retrocele appendix. Retrocele क्या है कि वो नीचे की तरफ है, जो आपका जो सीकम है, ठीक है, उसमें उसने कहा है कि आप चारों जगहों का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें मैनेजमेंट क्या होगी? मैनेजमेंट में आप गोल्स इंक्लूड रिलीफ ऑफ पेन। सबसे पहला जो आपके पास गोल है वो ये है कि पेशेंट को दर्द से आराम दो, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को होने से प्रिवेंट करो, एंजाइटी उसकी रिड्यूस करो, एलिमिनेटिंग फैक्टर्स, एलिमिनेटिंग infection from potential or acute actual description of the GIT tract, maintaining skin integrity and attaining optimal nutrition। ये आपका वजह बनती है नर्सिंग मैनेजमेंट में। आपका गोल है कि आपने तो उसको रिलीव करना है पेन से, आपने उसका फ्लूइड वॉल्यूम को प्रिवेंट करना है, आपने एंजाइटी को रिड्यूस करना है, और नेक्स्ट क्या है? मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी एंड अटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। अच्छी से अच्छी उसको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। द नर्स प्रिपेयर्स द पेशेंट फॉर सर्जरी। अब जो नर्स है वो क्या करती है? सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार करती है, विच इंक्लूड्स, आप उसको किस क्या चीज़ें आप उसको देंगे जाने के लिए। यू विल क्या कहते हैं, इंक्लूड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस एंड प्रमोट adequate renal function and antibiotic therapy to prevent infection। एक तो आपने जो नर्स ने मरीज को तैयार किया है उसमें उसने कहा है कि इन्फ्यूजन जो है, ठीक है, जो किट मिलता है बाजार में, वो क्या है कि उसमें आपके साथ नोजल वगैरह सब कुछ लगा होता है, एंड यू कैन यूज इट एट होम एज वेल। लेकिन उसमें यहाँ पर उसने कहा है कि जो फ्लूइड, जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आपने जो उसको दिया है वो रिप्लेस करेगा फ्लूइड को
और प्रमोट करेगा एडिक्वेट रीनल फंक्शन को। द मेडिकल इसका इसके साथ क्या रिलेशन है बेटा? ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका फंक्शन आ जाता है ना। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो डिसबैलेंस है तो फिर क्या करोगे? ठीक है। और यही जो आपका जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, फ्लूइड लॉस है, वो आपके रीनल को खराब करता है। अब मुझे देख लो, मेरे पास मैं इतना पानी पीती रही, इतना पानी पीती रही कि अब मुझे डॉक्टर कहते हैं कि पानी कम पियो, क्योंकि ये पानी सारे आपके टिश्यूज में चले जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो यहाँ पर इसके पास तो ऑलरेडी क्या कहते हैं वो कम है पानी। इंट्रावीनस से आपने फ्लूइड को लॉस होने से प्रिवेंट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शंस को एंटीबायोटिक थेरेपी को टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी कम है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए रीनल को हम बीच में भी डालते हैं। रीनल ने ही तो सारा जाके प्यूरिफाई करना है। ठीक है। इफ देर इज एन एविडेंस और लाइकलीहुड ऑफ पेरिस्टाल्टिक इलियस इज ए मेजर ट्यूब इज इंसर्टेड। अब अगर आप महसूस करते हो कि उसके अंदर पानी ठीक से पूरे तरीके से नहीं जा रहा है और वो पानी नहीं पी रहा है, तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट पूरा करते हैं। ठीक है, मेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके। एन एनमा इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बिकॉज इट कैन लीड टू परफोरेशन। एनमा वो नहीं देते हैं। ठीक है, एनमा देने से बाजुकात हो सकता है, न्यूजल इधर आपके इधर लग जाए तो वो आप रप्चर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेट एनमा इज नॉट एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि इसका नोजल जाके कहीं भी परफोरेशन कर सकता है। सो प्यूरोलिटिक इलियस बेटा, इसकी अभी जब टाइम आएगा हम उसको पढ़ेंगे। पैरालिटिक इज जो इंटेस्टाइन्स आपकी क्या कहते हैं, लफ्जी मायने देखने। आप लोगों ने अभी डिक्शनरीज खोली होती है तो देख लिया करो ना। ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन्स ड्यू टू पैरालिसिस। ठीक हो गया। पैरालिटिक की जो आप पूछ रही हैं, पैरालिटिक इलियस, ये आपका जो इंटेस्टाइन है वो पैरालाइज हो गया। ठीक है। इलियस इलियस इज योर intestine of the intestine muscles, and the paralysis does not need to be complete to cause ileus, but if the intestine muscles must be so inactive that it prevents the passage of food and leads to functional blockage of the intestine, that is paralytic ileus। ठीक हो गया। आपका जो आयशा रुकैया, पैरालिटिक इलियस का हमने देख लिया। इज लाइकली ऑफ देयर इज एन एविडेंस और लाइकलीहुड ऑफ पैरालिटिक इलियस, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड। यहाँ पर क्या आगे है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है
अब इंटेस्टाइन में, और वो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या हो रहा है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कुछ खाया पिया वो वहीं पे जमा रहा, और फिर फाइनली क्या है, उसको वॉमिट आएगी। अब वो वॉमिट जो है वो इनहेल ना कर जाए कि हम बोलें कि इसको इनहेलेशन निमोनिया हो गया, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके वॉमिट से बचाने के लिए हम उसके नाक में एनजी ट्यूब पास कर देते हैं। एक दूसरा उसने कहा एनमा हम नहीं देंगे, क्योंकि वो एनमा की जो नोजल है दैट कैन परफोरेट, ठीक है, आपके नीचे से इंटेस्टाइन्स को वो क्या कर सकती है, परफोरेट कर सकती है। इसकी प्रोग्नोसिस कितनी है? ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद रप्चर इज अप्रोक्सीमेटली 1%। ठीक है, अब क्या है कि जो अपेंडिसाइटिस अगर रप्चर हो जाए, ठीक है, उसका एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद रप्चर इज अप्रोक्सीमेटली 1% है। और जो मोर्टेलिटी रेट ऑफ द अपेंडिक्स with rupture in the elderly is approximately 5%, a five-fold increase from overall rate. ये बुजुर्ग जो लोग आ रहे होते हैं हमारे घर की तरफ, ठीक है, अगर उनको किसी को अगर अपेंडिक्स की शिकायत हो जाए तो उसमें एल्डरली इज अप्रोक्सीमेटली 5%, और उसके 5 फोल्ड इंक्रीज आ जाते हैं ओवरऑल रेट में। ठीक है, डेथ इज यूजली एट्रीब्यूटेड टू अनकंट्रोल्ड सेप्सिस, सेप्सिस पेरिटोनाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस और ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया। अब डेथ की वजह उन्होंने बताई है कि इट इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है, एट्रीब्यूट्स टू अनकंट्रोल्ड सेप्सिस पेरिटोनाइटिस 1, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस 2 और ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया 3। ठीक है, इस तरीके से इसको नीचे अपने जब याद करोगे इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको पता लगे कि डेथ इज यूजली एट्रीब्यूटेड टू अनकंट्रोल्ड। ओके, pulmonary embolism continues to account for some death। ठीक है, अब पल्मनरी एम्बोलिज्म जो है वो कंटिन्यू रहता है टू अकाउंट फॉर सम डेथ, उसकी भी कोई हिस्सादारी है कि ये पल्मनरी एम्बोलिज्म जो है ये भी कहीं से अपने आप की शमूलियत में शहीदों में शरीक हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है, कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर सम डेथ। सो ये थी आपके पास अपेंडिसाइटिस, थोड़ी सी लंबी हो गई थी इसलिए हमने इसको खत्म किया। समझ में आ गई? मैम कैसे, क्या चीज कैसे है? बेटा आधी बात करते हो ना, मैम कैसे, क्या चीज कैसे है? क्वेश्चन तो पूरा पूछा करो। बिसारा मोरस क्या पूछ रही हो मैम कैसे, किस चीज का कैसे है? मेरी अब नजर इधर नहीं थी गई, मैं पढ़ रही थी। अब बताएगी भी नहीं है क्या वो पूछ रही थी मेरे से।
पल्मोनरी का कैसे एम्बुलिज्म होता है? एम्बुलिज्म किसको कहते हो? जो एम्बुलाई है वो सर्कुलेशन में जाता है कि नहीं जाता है? अब यही सर्कुलेशन में एम्बुलाई अगर चला जाए तो वहां पर वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? बेटा ये इसने कहा है कि पल्मोनरी एम्बुलिज्म कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर सम डेथ। एम्बुलिज्म आप कहीं भी एम्बुलाई चला जा सकता है। मैम लंग्स का कैसे एम्बुलिज्म? बेटा लंग्स से तो जा रहा है वो सारा, लंग्स में से वो आपका जो सर्कुलेशन है कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर सम डेथ, कुछ जो जिनकी डेथ हो गई है वो अब ये पेरिटोनाइटिस है ना, ये आपका ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया है। तो ये सीमिया जो है ये कहाँ जा रहा है, फिर रहा है आपका ब्लड में फिर रहा है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन में ही है। तो यही सर्कुलेशन से होता हुआ जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो क्या करता है, कंटिन्यू रहता है और अपने कुछ का वो डेथ का रीजन बन जाता है। वही एम्बोलाई जाके कहीं अटक जाता है, कहीं अब रास्ता ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आई समझ में? बेटा एम्बुलिज्म है ना, एम्बुलिज्म कैन एम्बुलेट एनीवेयर दे वांट, ठीक है। अब पल्मोनरी से जो निकला है दैट इज पल्मोनरी एम्बुलिज्म। अब एम्बुलिज्म जो है, जो एम्बुलाई है, इट कैन सर्कुलेट, इट कैन मूव अराउंड एनीवेयर दे वांट द, वो जाके स्टक हो जाए कहीं भी, किसी भी ल्यूमन पे जाके वो स्टक हो जाता है, तो वहां से सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। अब ये इसका नजदीक बैठा हुआ है और उसको एम्बुलाई की जरूरत है और वो जरूरत जो है वो ये काम करता है। आज ये आधे आधे टोटके थे जो कि मैंने खत्म कर दिए, ठीक हो गया। ये हमारा कल से लटक रहा था, हमने सोचा था कि इसको आज हम खत्म करेंगे, तो हमने खत्म कर लिया।
छुट्टियां आपकी कैसे लॉकडाउन गुजर रहा है लड़कियों, बच्चियों, लड़कों? आयशा सुबह किधर थी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 113. Prepare.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कल हम पढ़ेंगे पेरिटोनाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक हो गया। मैं प्रेजेंट, किधर प्रेजेंट, एब्सेंट लगाऊंगी मैं आखिरी मोमेंट पे आके, तो प्रेजेंट लगवाते, क्लास में एब्सेंट रहते हो।